अस्सलामुअलैकुम। समा के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं किरण आफ्ताब। गड़ी वो खुदा बख्श आपको लिए चलते हैं। आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दफा भुट्टो साहब से लेके और मेरी हुकूमत तक और आज सिंध की हुकूमत में अवाम की खिदमत की है। हमारा मंशूर भी ये है, हमारी सोच भी ये है, हमारी आखिरत भी यहाँ है। हम इसी दुआ में चलते हैं कि अल्लाह हमें गरीबों की खिदमत करते करते उठा, किसी की बहन की खिदमत करते, किसी के भाई की खिदमत करते। और ये मैं आपसे अर्ज करूं, पाकिस्तान की अवाम का ये नसीब नहीं है कि हम हमेशा गरीब रहें। हम अमीर मुल्क हैं, मगर माफ़ी है इनके दिमाग की, जिसके अकल नहीं है। जो अकल हो तो पाकिस्तान बहुत अमीर मुल्क है। आप गरीबों की नसीबों को बदल सकते हैं। आप एक्सपोर्टेबल आइटम्स, इंसान ज़ात को बाहर भेज सकते हैं काम करने के लिए, जिस तरह भुट्टो साहब ने भेजा। मगर यहाँ वक्त की कमी रहती है, सोच की कमी रहती है। जो कहा जाता है वो भी समझने के लिए तैयार नहीं है, सोचने के लिए तैयार नहीं है। मगर इंशाअल्लाह जिस तरह बिलावल ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं, वो टाइम आने वाला है कि जब आपकी हुकूमत दोबारा आएगी और इंशाअल्लाह आपके दिन भी बदलेंगे, आप गरीबों की तकदीर भी बदलेगी। और ये सब बदलेगा बिलावल, आपकी तकदीर बदलेगा, सब गरीबों की तकदीर बदलेगा। और मैं आप दोस्तों को यहाँ आने में आकर देख के निहायत मुझे खुशी होती है कि मैं अपने वर्करों में खड़ा हूँ, मैं गड़ी खुदा बख्श में खड़ा हूँ। और जो वादा मैंने पहले दिन किया था बीबी साहिबा से, वो आस्ते आस्ते पूरा कर रहा हो। आप दुआ करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमें मौका दे कि हम वो सब वायदे भुट्टो साहब के, बीबी साहब के पूरे कर सकें। आपके आने का बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जिए भुट्टो। जरदारी खिताब कर रहे थे, बता रहे थे कि खिदमत ही नस्बुल ऐन है। मुल्क चलाने के लिए अक्ल ही नहीं है, इसके लिए सोच दरकार होती है कि मसाइल से निकला जाए। अब बिलावल ये सब कुछ करेंगे, दिन बदलेंगे, तकदीर बदलेगी, बिलावल आगे होंगे, लीड करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा बीबी से जो वादा किया था उसे आहिस्ता आहिस्ता पूरा कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये जलसागाह में खिताब किया आसिफ अली जरदारी ने, और उससे पहले बिलावल भुट्टो ने खिताब किया। और आसिफ अली जरदारी का यही कहना था कि बिलावल सब गरीबों की तकदीर बदलेंगे। बिलावल भुट्टो का अज़्म है, उनका विजन है कि हम भुट्टो साहब के वादे को पूरा करने की कोशिश करेंगे, पूरा करने का अज़्म है। तो आज का ये जोशीला खिताब जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से किया गया इस अहम मौके पर, और साथ साथ आसिफ अली जरदारी ने भी वहाँ पर आने वाले तमाम तरजियालों और कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात किरण आज उन्होंने की है कि लाहौर में जो कारकुनान हैं, जो लीडर्स हैं, वो तैयारी पकड़ लें, लाहौर में बेस बनाएंगे और लाहौर में बैठेंगे। कितने खिताब हुए हमने सब आपको दिखाया है। अब जलसे के अंदर क्या हुआ वो भी जाने। जलसे के अंदर जियालों में झगड़ा हो गया, जियाले लड़ पड़े। गड़ी खुदा बख्श से ये मामला रिपोर्ट हुआ, जलसे में शरीक जियाले गुत्थम गुत्था एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए, इतना आया गुस्सा। बिल्कुल, और ना सिर्फ अभी बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर कबल खिताब कर रहे थे और उसमें वो मुनज़्ज़म होने की बात कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि जहाँ भी कोई इशू होगा तो वहाँ पर हमारी पूरी पीपल्स पार्टी, उसके कायदीन मौजूद हैं। लेकिन हम देखते हैं कि तो घड़ी खुदा बख्श का जलसा है, जहाँ पर आज एक इतना बड़ा दिन है, इस तरह की बदनज़मी होना बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ पर जो ओहदेदारान है, कारकुनान है, आपस में गुत्तम गुत्ता अगर हो रहे हैं, ये आपस में नहीं लड़ना था, उन्होंने कहा था दूसरों से लड़ना। बिल्कुल बिल्कुल।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाली बड़ी बैठक का जिक्र करते हैं, जिसमें मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है। इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। तो बड़ी बैठक थी और आज इसी सिलसिले में ये बात भी सामने आई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। और अब इस सिलसिले में इस बड़ी बैठक के बाद, इस इजलास के बाद इसका एलामिया भी जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दी गई बड़े मामलात की, जिसमें यह कहा गया कि कमज़ोर तबके का तहफ़्फ़ुज़, सलामती और मुल्क का वक़ार, ये सब कुछ यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म को इस बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। मुआशी सलामती पॉलिसी का महवर होगा, ये भी कहा गया। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ ही शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बनेगा। मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दी गई। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। हमारे शहर में उतरा कमाल का मौसम। बात हो रही है कराची की, जहां सुबह से होने वाली बरसात के बाद सर्दी बढ़ गई। मौसम की खबर देने वालों ने शहर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात की पेशगोई एक बार फिर दुरुस्त साबित हुई। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद सर्दी की दूसरी लहर ने एंट्री दे दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे आने वाले काले बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद और गुलशन हदीद में 5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। कराची के शहरियों ने भी सर्दियों की पहली बारिश को खूब एंजॉय किया। कराची वालों के लिए बारिश हर मौसम में अच्छी लगती है। सुबह सुबह का वक्त है, अचानक बारिश शुरू हुई तो हमने सोचा बाहर निकलते हैं। दिसंबर की वैसी बारिश है, आपको पता है मौसम कितना अच्छा हो जाता है। मौसम का हाल बताने वालों ने कल से कराची में दर्जा हरारत में मजीद कमी की पेशगोई की है, जिसके बाद पारा 8 डिग्री तक गिर सकता है। वैसे तो रात से हवाएं चल रही थी, लेकिन ऐसे मनाजर कराची भर में शहरी नोटिस कर रहे हैं। क्यों ना करे। कराची में मेघा बरसी और फिर क्या हुआ, ठंडी ठहार हवाएं चली, मौसम हुआ औसम। तो फिर स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने भी किया खूब एंजॉय। बूम बूम आफरीदी ने ट्वीट किया, कराची वालों मौसम एंजॉय करो। शाहिद आफरीदी ने पहले घर से ही दिलकश मौसम का नज़ारा किया, फिर ड्राइविंग के लिए निकल पड़े। लाला ने तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी। और दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, इसी हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में गटर बागीचा केस की समाअत के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर कराची की सख्त सरजनिश की गई। चीफ जस्टिस ने मुर्तज़ा वहाब को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। कहा, आप इस ओहदे के अहल नहीं हैं। मुर्तज़ा वहाब को अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगना पड़ी, जिसे कबूल कर लिया गया। समाअत का अहवाल बता रहे हैं इरफानुल हक अपनी इस रिपोर्ट में। गटर बागीचा तजाविजात और कब्जे से मुताल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हुई। समाअत के आगाज पर कमिश्नर कराची ने बताया कि 168 एकड़ रफाई जमीनों में से 50 एकड़ पर कब्जा है, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि रफाई प्लॉट्स पर तामीरात कैसे हो सकती हैं। वक्त आ गया है KMC की सारी सोसाइटियां ही खत्म कर दें। जिनका काम पार्क बसाना है वो पार्कों को अपने घर लेकर चले जाएं। ये कहाँ होता है? क्या कराची आपकी जाती मिल्कियत है? आपको तमाम पार्क्स बहाल करना होंगे। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने कहा कि एक छोटे से दफ्तर में बैठा अफसर वायसराय बन जाता है। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची से कहा कि ये जमीनें आपकी जाती मिल्कियत नहीं हैं, जिस पर मुर्तज़ा वहाब ने बेंच से मुखातिब होकर कहा कि हम क्या चले जाएं? क्या हम हुकूमत छोड़ दें? अदालत में हुकूमत के खिलाफ बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशंस पास कर दी जाती हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या बात कर रहे हैं, सियासत ना करें, यहाँ जाएं, यहाँ से निकल जाएं, अभी आपको फारिग कर देते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सियासी रहनुमा? एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा सियासत के लिए नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तज़ा वहाब को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म देते हुए कहा कि वजीर आला सिंध किसी गैर जानिबदार और अहल शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर लगाएं। अदालत में गुस्से से बात करने पर बेंच का सख्त रद्द अमल देखने के बाद मुर्तज़ा वहाब ने फौरी कलाबाजी खाई और अदालत से कहा कि मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, अपने रवैये पर माजरत ख्वाह हूँ। जिस पर जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने कहा कि हम आपको ओहदे से हटा चुके हैं, अब आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहे। समाअत में वक्फा होने पर मुर्तज़ा वहाब अदालत से बाहर आए तो कहा कि उन्होंने तो सिर्फ हकाइक ही बयान किए थे।
आज अचानक आपको भी गुस्सा आया? आप भी इतना पोलाइट होते हैं बहुत। मैं तो फैक्ट कोर्ट के सामने बयान कर रहा था बड़े एहतराम के साथ, और एहतराम के साथ चीजों को पॉइंट आउट करता हूं। गुस्सा आया आपको? ये तो मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा था। अगर मैं कभी थोड़ा सा अग्रेसिव होता हूँ तो मुझे उसमें माफी मांगने में कभी कोई हर्ज नहीं होती, इसलिए मैंने अदालत को बाद में कहा कि आई अपोलोजाइज इफ द कोर्ट थॉट कि मैं अग्रेसिव हो गया था। वक्फे के बाद एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत से मुर्तजा वहाब की मुआफी कबूल करने की इस्तदा की। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को ये यकीन दहानी भी कराई कि मुर्तजा वहाब बतौर एडमिनिस्ट्रेटर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगे। अदालत ने मुर्तजा वहाब की मुआफी कबूल करते हुए कहा, एडमिनिस्ट्रेटर कराची सियासत से दूर रहकर अपने फराइज अंजाम दें। मुआफी मिलने के बाद अदालत से बाहर आने पर मुर्तजा वहाब ने कहा कि वो तर्जुमान सिंध हुकूमत के तौर पर भी काम जारी रखेंगे। आप कंप्लायंस कैसे करेंगे जब आप सियासतदान भी रहेंगे? तो अपना डायरेक्शन ये है कि मुझे कराची की बिला तफरीक खिदमत करनी है, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कराची मेरा अपना शहर है और बिला तफरीक खिदमत तो वैसी होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह वो सिलसिला जारी है। बिल्कुल रहूंगा। समाअत के दौरान KMC सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर ने अदालत को बताया कि उन्हें मिनिस्टर ने जमीन अलॉट की थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि मिनिस्टर को क्या इख्तियार है अलॉटमेंट का। क्या मिनिस्टर की जाती जमीन है कि वो आपको अलॉट कर दे? कैमरामैन राशिद अशरत के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़ अस्करी पार्क के KMC को वापस करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पाक फौज के झूले वापस करने और KMC को अपने झूले लगाने की हिदायत की है। अस्करी पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों और शादी हॉल बनाने के केस की समाअत हुई तो कोर 5 की जानिब से शादी हॉल बंद करने की रिपोर्ट पेश की गई। वकील अस्करी पार्क ने कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने से मुतालिक आगाह किया और कहा, दिफाई इदारे को पार्क मुआहदे के तहत दिया गया था। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आपको पार्क कमर्शियल सरगर्मियों के लिए दिया गया था? पार्क KMC की मिल्कियत है, अभी आपसे हिसाब मांग ले तो आप क्या करेंगे? बताएं अब तक कितना पैसा कमाया है यहाँ से? खत्म करेंगे दुकानें और शादी हॉल्स, KMC को जगह वापस करें। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, देखें, फौज को तनाज़ात से दूर रखें। फौज को बहुत मुकद्दस काम दिया गया है, कुर्बानियां भी देते हैं, मगर ये काम न करें। सुप्रीम कोर्ट ने 17 एकड़ पर मुश्तमिल अस्करी पार्क KMC को वापस करने का हुक्म देते हुए KMC को पार्क बहाल करके शहरियों के लिए खोलने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने झूले फौज को वापस करके KMC को अपने झूले लगाने और पार्क में दाखिले के लिए कोई फीस ना रखने का भी हुक्म दिया। अदालत ने पार्क की हुदूद में कायम शादी हॉल और दुकानें मस्मार करने का भी हुक्म दे दिया। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। कोई आए या जाए उससे कानून के मुताबिक सलूक होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक रद्द-ए-अमल। लाहौर में अंडरपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, बल्दियाती निज़ाम में अवाम बराह रास्त शरीक होंगे। मंसूबे को बाबाए खिदमत अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से मंसूब कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन बिलाल। लाहौर में एक और मंसूबे का इफ्तिताह। वजीर आला ने अंडरपास को अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से मंसूब किया और कहा कि मंसूबे से आम लोगों के साथ साथ 4 बड़ी अस्पतालों को जाने वाले अफराद खास तौर पर फायदा उठाएंगे। और डेवलपमेंट अथॉरिटी जो अपने मंसूबे एग्जीक्यूट करने जा रही है वो बहुत बड़े मंसूबे हैं। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे जिस पर तकरीबन 50 अरब रुपए लागत आएगी। उस्मान बुज़दार ने पिछली हुकूमत के मंसूबों को तनकीद का निशाना भी बनाया। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बोले, कोई आए या जाए इससे कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। किसी के साथ कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा जो उस मुल्क का कानून है। तो जो भी आना चाहे या कोई जाना चाहे कानून के मुताबिक ही अमल होगा हर किसी के साथ। वजीर आला का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में गलतियां हुई। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से आवाम को बराह रास्त फायदा होगा। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। वेलकम बैक। नस्ला टार मुतासरीन को अदम अदायगी पर सुप्रीम कोर्ट ने टार की अराजी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कमिश्नर कराची को तमाम सरकारी वसाइल बरूए कार्ड लाते हुए इमारत 1 हफ्ते में मुकम्मल गिराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर केस की समाअत हुई तो कमिश्नर कराची ने बताया 5 फ्लोर गिरा दिए, 400 मजदूर काम कर रहे हैं, अंदर का स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, इमारत सिर्फ बाहर से नजर आ रही है।
चीफ जस्टिस ने पूछा, 400 लोगों से एक इमारत खत्म नहीं हो रही? दुनिया में 1 घंटे में ऐसी इमारत गिरा दी जाती है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, बॉटम लाइन ये है कि इमारत अब भी खड़ी है। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर को मुखातिब करके कहा, आपने लिखा है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रुकावट डाली, कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत मांगी गई। DGSBCA ने रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा, कोई रुकावट नहीं डाली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपको तौहीन अदालत का नोटिस दे रहे हैं, जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने DG एंटी करप्शन को DGSBCA के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने नस्ला टावर के अलॉटीज को मुआवजे की अदायगी के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की इस्तदा की, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के ऑफिशियल असाइनी को टावर की 780 मुरब्बा गज जमीन तहवील में लेने और फरोख्त रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म देते हुए क्रिमिनल कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। कैमरामैन जिशान अली के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। सुप्रीम कोर्ट में नस्ला टार केस की समाअत के दौरान कमिश्नर कराची ने इमारत को गिराने में ताखीर का मलबा समा पर भी डालने की कोशिश की। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट देखने के बाद जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने सवाल किया कि ये आपने क्या लिखा है? अगर कोई मुदाखलत कर रहा है तो ये तौहीन अदालत है, जिस पर कमिश्नर कराची ने जवाब दिया कि वो पुरअमन अंदाज से मामलात निपटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे इरफानुल हक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान, कमिश्नर कराची की रिपोर्ट के बारे में बताएं। देखिए, अदालत ने इस बरहमी का इजहार किया ताखीर पर, क्योंकि जो मुकर्ररा मुद्दत है उसमें ये जो नस्ल टावर है उसका निज़ाम मुकम्मल नहीं हो सका, जिस पर अदालत ने कमिश्नर कराची की सरजरी की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ताखीर की मुख्तलिफ वजूहात हैं, उसमें कुछ लोगों ने मदाखलत की, जिसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में समा का नाम भी लिखा है और कहा है कि समा के रिपोर्टर ने भी मदाखलत की और रुकावट डालने की कोशिश की काम में, जिस पर अदालत ने कहा कि अगर आपको अदालती हुक्म पर अमल दरामद में रुकावट आई तो आप उस पर कार्रवाई करते, जिस पर कमिश्नर कराची ने कहा कि खुशउस्लूबी से ये मामला हल कर लिया गया है। इसके अलावा जो SBCA का मामला था उसमें भी अदालत को बताया गया रिपोर्ट में कि SBCA की जानिब से जो रुकावट डाली गई है वो मामला भी खुशउस्लूबी से हल कर लिया गया है। ताहम दफ़ा 144 का नफाज था और उस पर मुकम्मल अमल दरामद की कोशिश की गई है और जो पुरअमन तरीके से तमाम मामले को निपटाया गया है। जी ठीक है, मामला यही रहेगा, लेकिन बात हो रही है ताखिरी हरबों की निशानदही की। तो ये किया था समा के रिपोर्टर सलमान अहमद ने। सलमान अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सलमान, आपने तो कमिश्नर कराची को परेशान ही कर दिया, उन्होंने रिपोर्ट में आपका जिक्र तक कर दिया। जी देखिए किरण, परेशानी उनको कमिश्नर कराची को मुझसे क्या रही और समा से क्या रही उसके बारे में तफसीली आपको ये बताता हूँ कि मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने इंतजामिया के झूठ को बेनकाब किया, नुमाइशी तोड़ फोड़ की निशानदेही की थी, इसके अलावा मजदूरों की कम तादाद की निशानदेही की थी। इंतजामिया झूठे दावे करती रही कि 400 मजदूर काम कर रहे हैं, जबकि मैंने इस हकीकत दिखाई कि 100 मजदूर भी नस्ला टावर में नहीं लगाए गए थे कभी भी। और 28 नवंबर इतवार के रोज तो कमिश्नर कराची साहब के जो मातहत नुमाइंदे हैं उन्होंने हद ही कर दी किरण, मीडिया के सामने जल्दबाजी में अनानी मजदूर लाकर बिठा दिए और फिर उसी रोज मैंने मजदूरों से बात की जो उनको लाए गए थे। उनका ये अक्सरियत का कहना था कि आज ही उनको बुलाया गया है और दीवारें तोड़ने का कहा गया है। देखिए, यही नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने 7 रोज में इमारत को मुकम्मल खत्म करने के अहकाम दिए थे और इमारत को ऊपर से तोड़ने के अहकाम दिए थे, लेकिन इंतजामिया 7 रोज में किरण सिर्फ नस्ला के पार्किंग एरियाज के सिर्फ 4 फ्लोर्स की दीवारों को ही तोड़ सकी थी और ऊपर जो छत है उस पर एक हथौड़ा भी नहीं मारा गया था। एक मशीनरी भी ऊपर पहुंचाई गई थी, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। और इसके अलावा मैं आपको ये भी एक बात बताऊं कि असिस्टेंट कमिश्नर ने जो है वो खुद ये तारीख दी थी कि दिसंबर के आखिर में नस्ला टावर को गिरा देंगे। बिल्कुल ठीक है सलमान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। तो इस सारी सूरत हाल में सलमान ने क्या रिपोर्ट किया था, सच बताना एक जुर्म बन गया है, मजदूरों की तादाद के बारे में क्या बताया था, आइए आपको जरा दिखाते हैं। जी देखिए, नस्ला टावर की इमारत को तोड़ने के लिए यहाँ पर हम समा टीवी के बारहा निशानदही कर रहा था कि 60 से 65 मजदूर इस इमारत को यहाँ पर तोड़ने के लिए रखे गए हैं और वही यहाँ पर काम करते हैं। बारहा निशानदही के बाद जो है वो आज इंतजामिया ने ये दावा किया था कि हम यहाँ पर मजदूर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मजदूर तो दिखाए गए, लेकिन जो ठेकेदार है उसकी तरफ जानिब से ये होशियारी की गई कि मज़ीद मजदूरों को फौरी तौर पर यहाँ पर बुलाया गया है। और ये जो मजदूर आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मनाजिर कि ये भी अभी भी 400 नहीं है, ये
250 से तकरीबन 250-300 मजदूर अभी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कुछ मजदूर भी मौजूद हैं जो कि आज बुलाए गए, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप बताइएगा कि आप आज आपको यहाँ पर क्यों बुलाया गया और कब पहले इस इमारत में कभी आए हो यहाँ पर? अब पहले बार नहीं है, अभी आया हूँ, काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उसके बावजूद यहाँ पर किस तरह का मजाक बनाया जा रहा है ये आप भी देख सकते हैं और जो हुकूमत सिंध है वो भी देख सकती है। कमिश्नर कराची क्या करवा रहे हैं यहाँ पर सब देख सकते हैं जी। तो ये वो काम था, हमने काम किया था, होशियारियाँ नहीं, झूठ नहीं बोला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और ख़बरें भी आपके सामने रखते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अवाम को कायदे आज़म के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि इस्लामी मुल्क का मतलब मजहबी मुल्क बनाना था। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को सियासी मुल्क बनाया जिसका मकसद अक़लियतों के हुकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देना है। कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर लीजिए कि कायदे आज़म कोई मजहबी रियासत चाहते थे। कायदे आज़म पाकिस्तान को हरगिज एक मजहबी मुल्क के तौर के ऊपर नहीं देखते थे। और ये सारे लोग जो आज कायदे आज़म के नाम के ऊपर पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इस्लामी मुल्क का मतलब शायद मजहबी मुल्क था, कतई तौर पर ऐसा नहीं था। कायदे आज़म अपने दौर के एक बड़े मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग आदमी थे। उन्होंने एक सियासी, एक नेशन स्टेट क्रिएट की जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं। हमारे यहाँ सियालकोट में इंसिडेंट हुआ, आपने देखा पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया और पूरे पाकिस्तान ने उस इक़दाम की मजम्मत की। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ये रोज हो रहा है और किसी के कान पे जूं नहीं दे गई। पाकिस्तान के क़याम का मकसद अक़लियतों के हकूक़ को प्रिजर्व करना था, तहफ़्फ़ुज़ देना था। आज पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि हमने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो पाकिस्तान है उसको वापस कैसे लेना है। और आज मैं समझता हूँ कि इमरान खान जिस पाकिस्तान को प्रोक्लेम करना चाहते हैं वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो पाकिस्तान है जो उन्होंने सोचा था। ये लड़ाई बहुत अहम है और बहुत ही अहम है पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए कि हम ये लड़ाई जीतें। और अभी आपको बताएं कि डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें अरबों रुपए जमा करवाए जाएं, उसमें से अरबों रुपए निकलवाए जाएं। दुनिया का कौन सा मुल्क होगा जहां पे चपरासियों के अकाउंट में से 16 अरब रुपए बरामद हो जाएं? और जब क्वेश्चन ये किया जाता है कि इन चपरासियों के अकाउंट में नहीं, पर्सनल अकाउंट्स में, पर्सनल अकाउंट्स में पैसे कौन जमा करवाता था, तो इसमें कोई नाराज़गी की बात नहीं है। पिछले 10 साल से एक ही शख्स ज़ाती अकाउंट्स में पैसे जमा करवा रहा था। उसका नाम लेने में क्या हिचकिचाहट है? क्या उसका नाम लेने में इसलिए हिचकिचाहट है कि वो एक मुर्दा शख्स के अकाउंट से पैसे जमा हुए निकलवा के आपके ज़ाती अकाउंटों में डालता था? सर आप बताएंगे वो क्या तो वो जो चपरासियों के अकाउंट में जमा करवा था, आपने बताया मैं चलान भी आप लोगों प्लीज I've taken many questions on this. ये सारी चीज़ें अदालत के सामने हैं और अब अदालत ने तयन करना है। ये कोई भी चीज़ आई थिंक प्रेस में इससे ज़्यादा इस पर गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। ये जो सारी मैंने गुफ्तगू की है दैट इज़ प्रेजेंटेड इन द कोर्ट विद एविडेंस। दूसरा ये बता दीजिए कि ये 1974 के बाद अब जाके ये सारा कुछ मामला हुए, क्या ये तसलसल मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासे सारे के सारे मामले अदालत में हैं, सबूत समेत हैं। प्रेस में जितनी बात हो सकती थी कर दी। डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान ऐसा बता रहे हैं। गिलगित गिज़र समेत मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे मंजर शिगरी से। जी मंजर, अपडेट कीजिए। जी, अगर ज़िलज़ले की बात करते हैं तो ये अब से कुछ देर पहले पूरे गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 अजला में ज़िलज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं और ये जो है आफ्टर शॉक का जो सिलसिला था वो तकरीबन 5 मिनट तक रहा, जबकि खरमंग, बल्तिस्तान के इलाके, कांछे, गिजर और हुंजा, निगर, ये तमाम इलाकों से ज़िलज़ले की रिपोर्ट हो चुकी है। कराक्रम और हिंदुकश के जो सिलसिले हैं हिमालयन, उसके अंदर ये ज़िलज़ला आया है। अब तक जो ज़िलज़ले को तमाम मरकज़ की जानिब से ज़िलज़ले का मरकज़ और उसकी शिद्दत का जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
इसके अलावा ये भी जानिए, वजारत खजाना ने माहाना इकोनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। मौजूदा माह महंगाई डबल फिगर्स बरकरार रही। रिपोर्ट में बिजली, फ्यूल, हाउस रेंट और ट्रांसपोर्ट में इजाफा बड़ी वजूहात करार दिए गए। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ हैं। जी शकील, क्या क्या कुछ सामने आया? देखिए, एक तो महंगाई का जो नंबर है वो फिलहाल नीचे आता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नवंबर में 11.5% थी महंगाई की शरह, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर में भी, यानी ये महीना जो कंक्लूड हो रहा है, इसमें भी डबल डिजिट ही रहेगी। और बिजली, फ्यूल, हाउस रेंट और ट्रांसपोर्ट जो है वो बड़ी वजूहात हैं। साथ साथ डॉलर जो है वो काफ़ी महंगा हुआ है, 17 रुपये 57 एक साल में 178 रुपये से तजावुज कर गया है। पिछले साल 160 रुपये 55 पे था। और साथ साथ ये कहा गया है कि कोरोना और ओमिक्रॉन के बावजूद अगरचे मईशत बहाल हुई है, लेकिन खतरात बरकरार हैं। तफसीलात ज़र पड़ी हैं, बरामदात सरमायाकारी में 12.3% इजाफा हुआ है। करंट अकाउंट और तजारती खसारे में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अलबत्ता माली खसारा जो है 4 माह में वो और कम रहा है। टैक्स रेवेन्यू 36.8% बढ़ गया है पहले 5 माह के दौरान। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल बेहतर बताई जा रही है, लेकिन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कमी आई है पिछले माह, और स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी देखी गई है। और कर्जों, ज़राई कर्जों में इजाफा हुआ है 3.9%। और महंगाई जो है वो बरकरार रहेगी अगले मजीद कुछ चंद माह। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया शकील। डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा शाहिद आफरीदी कहते हैं, पाकिस्तान में एथलीट्स की हालत पर अफसोस है। वजारत मौजूद है मगर हैरत है, लोग स्पॉन्सर्स का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया, वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा आखिर कर क्या रही हैं? करना चाहिए कि हमारे एथलीट्स के साथ ये हो रहा है। मुझे ये बताएं कि हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहिबा जो हैं क्या कर रही हैं? उनके हाथ में अगर इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है तो वो इन लोगों के लिए क्या कर रही हैं, इन प्लेयर्स के लिए, इन एथलीट्स के लिए कर क्या रही हैं? मेरे लिए कभी बड़ा सरप्राइजिंग है कि इतनी बड़ी मिनिस्ट्री होने के बावजूद हमारे लोग जो हैं वो स्पॉन्सरशिप का इंतजार कर रहे हैं। तो इट्स टोटली मेरे पास जवाब नहीं है इस चीज़ का। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए।